हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सर्वे इंजीनियरिंग की एक इंपॉर्टेंट ऑडियो बुक सुनने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर मेजरमेंट। तो गाइस, इस ऑडियो बुक को आप ध्यान से सुनिए क्योंकि ये ऑडियो बुक जो है आपकी रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट होता क्या है। तो ये क्या होता है, अर्थ सरफेस पर उपस्थित किन्हीं भी दो पॉइंट्स जो होते हैं उनके मध्य हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, लीनियर मेजरमेंट। यानी कि दो पॉइंट जो होते हैं उनके मध्य हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, लीनियर मेजरमेंट। नाम से ही पता लग रहा है लीनियर यानी कि हॉरिजॉन्टल से कुछ संबंधित है। तो उससे आपको अंदाजा लगता है लीनियर मेजरमेंट होता क्या है। उसके बाद इसमें जो प्रोसेस यूज में लाई जाती है वो कौन कौन सी है। इसमें मेनली तीन प्रोसेस यूज में लाई जाती है। पहला होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा होता है मेजरमेंट बाय ऑप्टिकल मींस और लास्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इनमें क्या क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट जो प्रोसेस होती है उसमें किन्हीं दो पॉइंट्स के मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है वो फिजिकली ग्राउंड पर मेजर की जाती है। इसमें हम जनरली जो होते हैं चेन टेप इसके इंस्ट्रूमेंट को यूज में लेते हैं। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या करते हैं, हम फिजिकल मेजर करते हैं चेन टेप की सहायता से। फिर दूसरा आता है मेजरमेंट बाई ऑप्टिकल मींस। इसमें क्या होता है, इसमें किसी दो पॉइंट के मध्य डिस्टेंस जो होती है वो फिजिकली मेजर नहीं करते, तभी कोई टेलीस्कोप, टेलेक्ट्रोमीटर या फिर ट्रायंगुलेशन जो प्रोसेस होती है उससे डिस्टेंस मेजर करते हैं। यानी कि इसमें हम फिजिकली चेन टेप से मेजर नहीं करेंगे, टेलीस्कोप, टेक्योमीटर या फिर ट्रायंगुलेशन जो प्रोसेस होती है जिसको हम सेपरेट चैप्टर में इसको डिटेल से बताएंगे, उनके माध्यम से इस प्रोसेस से लीनियर मेजरमेंट मेजर की जाती है। और लास्ट मेथड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इसमें क्या होता है, इनमें दो पॉइंट के मध्य डिस्टेंस जो होती है वो मेजर करने के लिए रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स जो होती है इनका उपयोग किया जाता है। तो ये मेनली तीन प्रोसेस होती है लीनियर मेजरमेंट की जिसके माध्यम से हम दो पॉइंट्स के मध्य हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। फिर इसमें हम डायरेक्ट मेजरमेंट जो होता है उसको डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम जो मेजर करते थे वो कैसे करते थे, फिजिकली यानी चेन टेप के माध्यम। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस यूज में ली जाती है, पैसिंग, पैसोमीटर, पैडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, चेन और टेप। तो ये क्या क्या होता है, सबसे पहले बात आ जाती है पेसिंग की। ये क्या होती है, ये जो प्रोसेस होती है इसमें दो पॉइंट्स के मध्य डिस्टेंस जो होती है वो कदमों की सहायता से मापी जाती है। और जनरली एक जो अपनी डिस्टेंस होती है कदम की वो कितनी होती है, 80 से 85 सेंटीमीटर एवरेज ली जाती है। और इस मेथड का जब हम यूज़ करते हैं तो इससे जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। दूसरा मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, पैसोमीटर। इसमें क्या होता है, यह इंस्ट्रूमेंट जो होता है हाथ की घड़ी की तरह होता है जिसको हम कहाँ पे बांधते हैं, पैर पे। इसमें कदम को जो होता है वो काउंट करने की नीड नहीं होती है। इसमें जो होता है ऑटोमेटिक वो बता देता है कि अपन ने कितने कदम चले हैं। फिर उसको हम सिंपली डिस्टेंस जो होती है एक कदम की वो कितनी होती है, 80 से 85 सेंटीमीटर, उससे मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तीसरा मेथड जो होता है वो होता है पैडोमीटर। इसमें क्या होता है, यह इंस्ट्रूमेंट जो होता है पैसोमीटर का ही मॉडिफाई रूप है। इसमें कदमों द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो सीधे ही कैलकुलेट की जाती है। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, ओडोमीटर। ये क्या होता है, यह इंस्ट्रूमेंट किसी व्हीकल के पहिए के साथ अटैच कर दिया जाता है। तो पहिए द्वारा चले गए जो रोटेशंस होते हैं उनकी संख्या के सहायता से हम मेजर कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है। चौथा होता है स्पीडोमीटर। ये जो होता है आजकल मोटर व्हीकल में लगा होता है, आपने सभी में सुना होगा कि स्पीडोमीटर गाड़ियों में लगा होता है। उसकी सहायता से ये क्या करता है कि पहिए द्वारा चली गई दूरी जो होती है वो सीधे ही मेजर कर लेता है। और लास्ट जो होता है वो होता है चेन और टेप। जनरली लीनियर मेजरमेंट जो हम करते हैं उसमें चेन और टेप का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर चेनिंग, कौन कौन से यूज में लाए जाते हैं चेनिंग के लिए, चेन और टेप, एरो, पैक्स, रेंजिंग रोड, ऑफसेट रोड, प्लम बॉब, ये मेनली इंस्ट्रूमेंट यूज में लाए जाते हैं चेनिंग करते समय। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेन। ये क्या होती है, ये जो होती है वो गैल्वेनाइज माइल्ड स्टील की बनी होती है। और चैन के एंड पर जो हैंडल होता है वो किसका होता है, ब्रास का यानी कि पीतल का बना होता है। और चैन को बनाने के लिए 4 mm डाया का वायर उपयोग में लाया जाता है। चैन के जो एंड्स होते हैं उन पर हैंडल जो होता है वो स्वेट जॉइंट जो होता है उसकी सहायता से कनेक्ट किया जाता है। और चैन की जो टोटल लेंथ जो होती है वो हैंडल के आउटर टू आउटर मेजर की जाती है। तो चेन जो होती है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि चैन किससे बनी होती है, ये बनी होती है गैल्वेनाइज माइल्ड स्टील से। और इसके हैंडल जो होते हैं किसके बने होते हैं, ब्रास के। आप पूछ लेते हैं चैन बनाने के लिए जो वायर यूज में लाया जाता है उसका डाया कितना होता है, वो होता है 4 mm, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछ लिया जाता है जो हैंडल जो होते हैं वो चैन से कौन से जॉइंट से जुड़े होते हैं, तो इस स्वेट जॉइंट से जुड़े होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बनता है कि चेन की लेंथ जो होती है वो कहाँ से मेजर की जाती है। तो चेन की लेंथ जो होती है उसके आउटर टू आउटर यानी कि हैंडल के आउटर टू आउटर से मेजर की जाती है। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरली बनते हैं चेन से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चेन सर्वे में जो होता है वो मेजरमेंट को इजी बनाने के लिए यहाँ पे बीच बीच में जो होते हैं ब्रास के रिंग या फिर टैग लगा दी जाती है, जिससे कि मेजरमेंट करने में आसानी हो। कि बीच बीच में जैसे 5 मीटर पे अपन ने टैग लगा दिया तो पूरी मेजर करने की जरूरत नहीं है। 5 मीटर का टैग आ गया तो यहाँ पे पता लग जाता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, 5 मीटर है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं चैन के टाइप्स। तो चैन के टाइप्स कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले आती है मीटर चैन, दूसरी होती है गंटर जिसे सर्वेयर चैन के नाम से भी जानते हैं, तीसरी होती है इंजीनियर्स चैन, चौथी होती है रिन्यू चैन और पांचवी होती है स्टील बैंड या फिर स्टील चैन। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेटेलिक चेन या फिर मैट्रिक चेन। ये क्या होती है, ये जो होती है 5, 10, 20, 30 मीटर लेंथ में अवेलेबल होती है। जनरली जो इसमें यूज में लाई जाती है वो कौन सी होती है, 20 मीटर और 30 मीटर लेंथ की जो चेन होती है वो मेनली यूज में लाई जाती है। इसमें जो होती है जगह जगह पर मेजरमेंट को इजी बनाने के लिए ब्रास की रिंग या फिर टैली जो होती है वो प्रोवाइड की हुई होती है। इसमें एक खास बात है कि इसमें सभी जो लिंक्स जो होते हैं यानी कि कड़ी, उसकी लेंथ कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि पर मीटर उसमें कितनी कड़ियाँ होती है,
5 कड़ियाँ होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि मैट्रिक चेन की लंबाई कितनी कितनी होती है, वो होती है 5, 10, 20, 30 मीटर में, और जो जनरली यूज में लाया जाता है वो 20 और 30 मीटर की चेन यूज में लाई जाती है। फिर क्वेश्चन बनता है कि एक लिंक की लंबाई कितनी होती है, वो होती है 20 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितने लिंक आते हैं, तो वो होते हैं 5। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है मैट्रिक चेन से। दूसरा चैन जो जाती है वो हो जाती है गंटर चैन, जिसे हम सर्वेयर चैन के नाम से जानते हैं। तो इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि गंटर चैन जो होती है, जिसे हम सर्वेयर चैन भी कहते हैं, इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, 66 फुट। और इस चैन में कितने लिंक होते हैं, इसमें जनरली 100 लिंक होते हैं, और एक लिंक की लेंथ जो होती है वो 0.66 फीट या फिर 7.92 इंच होती है। और इसमें 10 लिंक के बाद जो होते हैं हम टैग को प्रोवाइड करते हैं। इस चैन का उपयोग जो होता है वो फरलोग या फिर माइल में दूरी को मेजर करने के लिए और एकड़ में एरिया को मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो बात करें हम गंटर या सर्वेयर चेन की, तो इसकी लेंथ, सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है वो लेंथ कितनी होती है, 66 फुट। लिंक कितने होते हैं, 100 लिंक होते हैं इसके अंदर। एक लिंक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 0.66 फीट या फिर 7.92 इंच। फिर बात आती है कि इसमें 10 लिंक जो होते हैं उसके बाद टैग हम प्रोवाइड करते हैं। इसका यूज की बात आती है, तो इसका यूज जो होता है वो फरलोग या फिर माइल में तो दूरी यानी कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और एकड़ में एरिया को अगर मापना है तो हम किसका यूज करेंगे, गंटर चैन का या फिर सर्वेयर चैन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इंजीनियर्स चैन। ये क्या होती है, इंजीनियर्स चैन जो होती है उसकी लेंथ जो होती है वो 100 फीट होती है, और इसमें 100 लिंक होते हैं। एक लिंक की लंबाई जो हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, 1 फीट हो जाएगी, और इसमें भी 10 लिंक के बाद एक टैग को प्रोवाइड करते हैं। इसका यूज जो होता है वो मेनली फीट या फिर अगर डेसिमल्स में हमको मेजरमेंट करना है डिस्टेंस का, तो हम किसका यूज करते हैं, इंजीनियर्स चैन का हम यूज करते हैं। तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे कि इंजीनियर्स चैन की जो लंबाई होती है वो 100 फीट होती है, लिंक होते हैं 100, जिससे कि जो एक लिंक की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 1 फुट। इसमें जो होता है इसमें भी 10 लिंक के बाद जो अपन टैग प्रोवाइड करते हैं मेजरमेंट को इजी बनाने के लिए, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यूज। तो इसका यूज जो होता है, अगर हमें फिट में मेजरमेंट करना है और डेसिमल्स में हमें अगर मेजरमेंट करना है तो हम इंजीनियर्स चैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रेनिवू चैन। ये क्या होता है, इस चैन की लंबाई जो होती है वो बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है कि इस चैन की लंबाई जो होती है वो 33 फुट होते हैं, और इसमें लिंक जो होते हैं वो 16 लिंक होते हैं, जैसे कि एक लिंक की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 2/1/16 फीट। इस चैन का उपयोग जो होता है वो कैडिस्टल सर्वे में यूज में लाया जाता है। तो रिन्यू चैन की क्या क्या खासियत है कि इसकी लेंथ जो होती है वो होती है 33 फुट, और लिंक कितने होते हैं इसमें 16। एक लिंक की लंबाई हो जाएगी 2/1/16 फीट, और इसका उपयोग जो होता है कहाँ पे किया जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, कैडिस्टल सर्वे में किया जाता है। लास्ट आ जाती है स्टील बैंड या फिर बैंड चैन। ये क्या होती है, इसमें बैंड जो होती है उसकी विड्थ जो होती है वो 12 से 16 mm होती है, और थिकनेस जो होती है वो 0.3 से 0.6 mm होती है। स्टील बैंड जो होती है वो 20 और 30 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होती है। स्टील बैंड को चैन के कंपेयर में आसानी से हैंडल किया जा सकता है। एक्यूरेट वर्क जो होता है उसमें नॉर्मल चैन के कंपेयर में स्टील चैन जो होती है उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि स्टील बैंड को यूज़ करते समय इसकी लेंथ जो होती है वो कम या ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि ना तो ज़्यादा एक्सटेंड होती है और ना ही कम होती है। लेकिन मेन डिसएडवांटेज ये है कि एक बार अगर ये टूट जाए तो इसको रिपेयर कर पाना संभव नहीं होता है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्टील बैंड या फिर स्टील चैन से ये क्या होती है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसकी विड्थ होती है 12 से 16 mm, फिर पूछ लिया जाता है थिकनेस होती है 0.3 से 0.6 mm, फिर क्वेश्चन बनता है कि इसकी लेंथ कितनी कितनी में अवेलेबल होती है, तो 20 और 30 मीटर की लेंथ में अवेलेबल होती है। और ये जो चैन होती है बाकी सभी चैनों से ज़्यादा एक्यूरेट वर्क में यूज में लाई जाती है। लेकिन इसका एक मेन डिसएडवांटेज है, वो बहुत बार पूछ लिया गया है, वो क्या है कि इसको एक बार अगर ये टूट जाए तो फिर ये जो होती है रिपेयर कर पाना इसको संभव नहीं है, ये इसका मेन डिसएडवांटेज है। तो इसी के साथ ही चैन खत्म होती है। उसके बाद लास्ट आता है इसके अंदर टेस्टिंग या फिर एडजस्टमेंट ऑफ चेन, यानी कि हम कोई भी चेन का यूज करते हैं तो उसको हम टेस्ट कैसे करेंगे कि ये सही भी है या फिर नहीं है। तो चेन जो होती है उसको अगर हम कंटिन्यूसली यूज में लेते रहते हैं तो इस चेन की लेंथ जो होती है वो बड़ी या फिर छोटे होने के कारण इससे जो अपन वो लेंथ मेजर कर रहे हैं वो सही नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो हम एक्यूरेट काम नहीं हो पाता है। तो इसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो चैन का एडजस्टमेंट करते समय चैन की स्टैंडर्ड लेंथ जो होती है उसका नापते समय हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, और पुल जो हम लगाते हैं वो कितना लगाते हैं, 8 किलोग्राम का पुल लगाया जाता है। यानी कि कोई भी हमें अगर चैन है उसको टेस्ट करना है कि ये सही है भी या फिर नहीं, तो हमें टेम्परेचर जो होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और उसे हम 8 किलोग्राम का दोनों तरफ से पुल लगा के खींचेंगे तो उस समय जो उसकी लेंथ आएगी वो हमारी एक्यूरेट है। उसके हिसाब से हम मेजर करेंगे कि ये जो लेंथ है वो छोटी आ रही है फिर बड़ी आ रही है। तो इस तरह से हमें एडजस्टमेंट किया जाता है चैन में अगर वो खराब है। तो चैन की अगर स्टैंडर्ड लेंथ मापते समय जो होते हैं टॉलरेंस दे जाते हैं। अगर चैन की लेंथ 10 मीटर तक है तो हम टॉलरेंस कितना देते हैं, 3 mm तक, यानी कि ±3 mm अगर उसके अंदर छोटी बड़ी है तो उसको हम ओके करते हैं कि उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर 20 मीटर की चैन है तो उसके अंदर हम टॉलरेंस कितना लेते हैं, ±5 mm, यानी कि अगर 20 मीटर की चैन में एरर जो होती है वो 5 mm की आ रही है, यानी कि 5 mm छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी आ सकती है, तो उसे हम मेजरमेंट के लिए काम में ले सकते हैं। 30 मीटर की चैन में कितना टॉलरेंस लेते हैं, 8 mm का। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि 10 mm की चैन में कितना टॉलरेंस लेते हैं हम, 3 mm। 20 मीटर की चैन में कितना लेते हैं, 5 mm का। और 30 mm की जो चैन होती है उसके अंदर टॉलरेंस कितना लिया जाता है, 8 mm का टॉलरेंस लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाती है टेप। ये क्या होती है,
टेप जो होती है मेनली 4 प्रकार की होती है, क्लॉथ या फिर लिनन टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लॉथ या फिर लिनन टेप। ये क्या होती है? ये टेप जो होती है लीलन कपड़ा जो होता है उससे बनी होती है, लेकिन ये जो कपड़ा होता है मॉइस्चर से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण इसका यूज जो होता है उसका केवल यूज किया जाता है रफ सर्वे में, यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट नहीं करना हो तो हम क्लॉथ या फिर लीलन टेप जो होती है उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाती है मेटलिक टेप। ये क्या होती है? इस प्रकार की टेप जो होती है उसके अंदर कपड़े के अंदर ही थिन वायर लगा दिए जाते हैं, यानी कि कपड़े का जो लीलन टेप थी उसी के अंदर हम थिन वायर लगाते हैं। वायर किसके बने होते हैं? कॉपर के बने हो सकते हैं, ब्रास के या फिर ब्रॉन्ज के, और इससे हम जो मेजरमेंट करते हैं वो क्लॉथ या फिर लिनन टेप की तुलना में थोड़ा सा प्रेसाइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील टेप। ये क्या होती है? ये इस टेप को बना ये जो टेप होती है इसका यूज ज़्यादातर इंजीनियरिंग कार्यों के लिए यूज में लाया जाता है, और इससे बनाई गई जो मेजर की गई जो दूरियां होती है, लेंथ, वो जो होती है वो क्लॉथ और मेटलिक टेप जो होती है उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। और लास्ट आ जाती है इनवार टेप। ये जो टेप होती है वो निकल 36% और स्टील 64%। ध्यान रखना है इसके अंदर, इनवार टेप के अंदर कि निकल की क्वांटिटी कितनी होती है 36% और स्टील की क्वांटिटी होती है 64%, उससे मिलकर बनी होती है। और इनवार टेप का जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो होता है 1/30। इसलिए इस टेप के द्वारा मापी गई जो दूरियां होती है बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, यानी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो होती है दूरियां वो किसकी होती है? इनवार टेप के द्वारा। इस टेप का उपयोग जो होता है सर्वे फील्ड में सबसे लंबी लाइन यानी कि बेस लाइन का मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें एक्यूरेसी की तो सबसे ज्यादा होती है एक्यूरेट कौन सी? इनवार टेप, उसके बाद होती है स्टील टेप, उसके बाद होती है मेटलिक टेप और लास्ट होती है सबसे कम एक्यूरेट क्लॉथ या फिर लिनन टेप। तो क्वेश्चन जो बनते हैं वो मेनली बनते हैं इनवार टेप से कि, और इनवार टेप में से भी क्या क्या बनते हैं कि इनवार टेप जो होती है उसमें निकल की परसेंटेज कितनी होती है 36%, स्टील की कितनी होती है 64%, इसका थर्मल कोफिशिएंट कितना होता है 1/30, और इसका यूज जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है? बेस लाइन मेजरमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो ये बात हो गई टेप की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एरो की। ये क्या होती है? एरो जो होता है आपने देखा भी होगा कि 4 mm डाया का स्टील का बना हुआ एक वायर होता है, और इसकी लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य इसकी लेंथ होती है। जनरली जो लेंथ होती है वो 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है, आसपास होती है। तो चैन सर्वे करते समय प्रत्येक चैन के साथ कितनी एरो यूज में लाई जाती है? 10 एरो। तो एरो जो होती है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि एरो बनाने के लिए जो डाया ऑफ वायर होता है वो कितना होता है? 4 mm। इसकी लेंथ कितनी होती है? 25 से 50। जनरली कितने यूज में लेते हैं हम? 40 सेंटीमीटर। और एक चैन के साथ कितने एरो यूज में लाए जाते हैं? 10। तो ये क्वेश्चन बनते हैं एरो से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैक। ये क्या होता है? ये वुडन के बने होते हैं, उसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? स्क्वायर। इनकी साइड जो होती है भुजा वो कितनी होती है? 2.5 से 3 सेंटीमीटर के मध्य, और इनकी हाइट जो होती है वो कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, और इन्हें ग्राउंड से 4 सेंटीमीटर ऊंचा करके गाड़ा जाता है। इसका उपयोग जो होता है वो स्टेशन या फिर टूनियन पॉइंट जो होती है उनको दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि पैक जो होते हैं मेनली वो वुडन के बने होते हैं, जिनकी जो साइड होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर के मध्य होती है, यानी कि स्क्वायर शेप के होते हैं। इनकी हाइट जो होती है वो टोटल 15 सेंटीमीटर होती है, जिनमें 4 सेंटीमीटर ऊपर करके, यानी कि 11 सेंटीमीटर जो होते हैं नीचे जमीन के अंदर गड़े हुए होते हैं, 4 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देते हैं। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो इनका यूज जो होता है मेनली स्टेशन जो होते हैं उनको लोकेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट बात आ जाती है रेंजिंग रोड की। ये क्या होती है? रेंजिंग रोड जो होती है मेनली 2 से 3 मीटर हाइट की होती है, और इसकी रेंजिंग रोड जो होती है उसके अंदर 20 सेंटीमीटर हाइट के बैंड्स में इसको डिवाइड किया होता है, और इन बैंड्स का जो कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक, व्हाइट, रेड, इन कलर में इनको डिवाइड किया जाता है। रेंजिंग रोड जो होते हैं वो वेल सीजन टिम्बर या फिर स्टील की बनी होती है, जिनका नॉमिनल डाया जो होता है वो कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। रेंजिंग रोड की जो शेप होती है वो सर्कुलर या फिर ऑक्टागोनल होती है। किसी भी रेंजिंग रोड की विजिबल डिस्टेंस जो होती है वो लगभग 200 मीटर होती है, यानी कि हम अगर कहीं से थोड़ोलाइट से किसी पॉइंट को देख रहे हैं उसमें हम रेंजिंग रोड का यूज करते हैं तो उसको हम 200 मीटर दूर से भी देख सकते हैं। उसकी विजुअल डिस्टेंस कितनी होती है? 200 मीटर तक। और यदि इससे भी ज्यादा दूरी तक हमें देखना होता है तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर एक फ्लैग लगा दिया जाता है जो कि स्क्वायर शेप का होता है। उसकी साइज जो होती है लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो रेंजिंग रोड से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ से बनते हैं कि इसकी हाइट कितनी होती है? वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। डाया कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। इसमें जो हम बैंड्स में डिवाइड करते हैं उनकी हाइट कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर। उसमें यूज कौन से कलर लिए जाते हैं? व्हाइट, ब्लैक या फिर रेड और व्हाइट। इनकी शेप कैसी होती है? सर्कुलर या फिर ऑक्टागोनल। इनकी विजुअल डिस्टेंस कितनी होती है? वो होती है 200 मीटर। और अगर इससे भी ज्यादा दूरी तक हमें देखना है तो हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? फ्लैग्स। वो कैसे होते हैं? स्क्वायर शेप के होते हैं। उसकी साइज कितनी होती है? 30 से 50 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चंस बन जाते हैं जनरली रेंजिंग रोड से। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं रेंजिंग पोल्स। ये क्या होता है? रेंजिंग पोल्स जो होते हैं रेंजिंग रोड की तरह ही होती है, लेकिन इनका डाया और हाइट जो होती है वो रेंजिंग रोड से ज्यादा होती है। रेंजिंग पोल की जो हाइट होती है वो लगभग 4 से 8 मीटर के मध्य होती है। उनका डाया जो होता है वो 6 से 10 सेंटीमीटर के मध्य होता है। इसका यूज जनरली यहाँ पे किया जाता है लॉन्गर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। किसका यूज किया जाता है? रेंजिंग पोल्स का, इंस्टेड ऑफ रेंजिंग रोड। तो रेंजिंग पोल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं कि रेंजिंग पोल्स जो होते हैं उनका यूज लॉन्गर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। इनकी हाइट 4 से 8 मीटर के मध्य होती है, और डाया कितना होता है? 6 से 10 सेंटीमीटर के मध्य। नेक्स्ट बात आ जाती है ऑफसेट रोड। ये क्या होती है? ये भी रेंजिंग रोड की तरह ही होती है, लेकिन इनकी हाइट और या फिर लेंथ जो होती है वो कितनी होती है? 3 मीटर।
और इनका यूज़ जो किया जाता है मेनली रफ ऑफसेट लेने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है प्लम बॉब। ये क्या होता है? यदि चेनिंग जो होती है वो स्लोपी ग्राउंड में की जा रही है तो चेन पॉइंट्स को ग्राउंड पर ट्रांसफर करने के लिए हम किसका यूज़ में लेते हैं? प्लम बॉब का यूज़ में लेते हैं। यानी कि अगर आपने देखा हो मिस्त्रियों के पास भी एक लट्टू सा होता है जिसे रस्सी से बांध के रखते हैं, उसका यूज़ क्या किया जाता है? स्लोपी ग्राउंड में उसको पॉइंट को जमीन पर ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? प्लम बॉब का यूज़ किया जाता है, जिसे हिंदी में अपन सावड़ कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेंजिंग ऑफ सर्वे लाइन। यानी कि अगर हमें सर्वे लाइन को रेंजिंग करनी है, यानी कि कोई लंबी लाइन है उसको हमें मेजर करना है, तो हम वो बीच बीच में क्या करते हैं? रेंजिंग रोड को लगाते हैं। तो उसको प्रोसेस क्या क्या होती है? चेन सर्वे करते समय जब दो पॉइंट्स के मध्य डिस्टेंस जो होती है एक चेन से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में दोनों एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं उनके मध्य कुछ इंटरमीडिएट पॉइंट स्थापित किए जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंजिंग ऑफ सर्वे लाइन। यानी कि जब कोई डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं और उसकी लेंथ जो है वो एक चेन से ज्यादा आ रही है, तो हमें चेन को बार बार से रिपीट करके डिस्टेंस मेजर करनी होगी। तो उस कंडीशन में हमें पॉइंट जो होते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम रेंजिंग ऑफ सर्वे लाइन। तो सर्वे लाइन की रेंजिंग जो हम करते हैं उसमें मेनली दो प्रोसेस यूज में लाई जाती है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या किया जाता है? यह मेथड जो होता है रेंजिंग करने के लिए तब यूज में लाया जाता है जब दोनों एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं एक दूसरे से इंटरविजिबल हो। इस मेथड में रेंजिंग करने के लिए अर्थात इंटरमीडिएट पॉइंट जो होते हैं उसको स्थापित करने के लिए लाइन रेंजर या फिर थोड़ोलाइट इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका यूज में लिया जाता है। और इस मेथड में रेंजिंग करते समय मिनिमम 3 रेंजिंग रोड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट में? तो डायरेक्ट मेजरमेंट से क्वेश्चन सबसे पहले बनता है कि इसका यूज तभी हम कर सकते हैं जब दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरविजिबल हो। इसमें लाइन रेंजर या फिर थोड़ोलाइट इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितनी रेंजिंग रोड का उपयोग किया जाता है? इसमें मिनिमम 3 रेंजिंग रोड की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो ये बात हो गई डायरेक्ट मेथड की। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड जो होता है इसे हम रेसिप्रोकल मेथड के नाम से भी जानते हैं और इसका यूज तब उपयोग में लाया जाता है जब दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरविजिबल ना हो। यानी कि या तो बीच में कोई एलिवेटेड ग्राउंड आ गया या फिर डिस्टेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा है या फिर कोई हिल आ गया या फिर वाटर पाउंड आ गया जिससे कि एक दूसरे से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। इसमें मेनली मिनिमम कितने रेंजिंग रोड की आवश्यकता पड़ती है? 4 रेंजिंग रोड की आवश्यकता पड़ती है। तो मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि डायरेक्ट मेथड में कितने रेंजिंग रोड की आवश्यकता पड़ती है? मिनिमम 3। और इनडायरेक्ट में कितनी पड़ती है? 4। नेक्स्ट आ जाती है चेनिंग। चेनिंग क्या होती है? चेन सर्वे करते समय रेंजिंग करने के बाद जो एक्सट्रीम पॉइंट्स के मध्य डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कौन सी कहलाती है? प्रोसेस चेनिंग। नेक्स्ट आ जाता है एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेनिंग। यानी कि अगर हम कोई लंबी लाइन जो है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं चेन की सहायता से और उससे हमें कोई एरर के कारण जो लेंथ है वो सही प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला होता है करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू मेजर लेंथ इनटू में इन करेक्ट लेंथ ऑफ चेन अपॉन में स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन। तो इस फॉर्मूले से अगर हमने किसी गलती से कोई लेंथ गलत मेजर कर लिया तो उसे हम करेक्ट कर सकते हैं बिना दोबारा से उसे मेजर किए। यानी कि फील्ड में दोबारा फिजिकली जाने की बजाय इस फॉर्मूले से हम यूज में लेके उस जो लाइन है उसको करेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू मेजर लेंथ इनटू में इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन अपॉन में स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चैनिंग ऑफ अनइवन स्लोपिंग ग्राउंड। यानी कि अगर हम फ्लैट ग्राउंड है तो इजीली हम चैन को बिछा बिछा के यानी कि बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टेब्लिश कर करके चैनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर स्लोपी ग्राउंड होते हैं तो उसमें अगर हम यही प्रोसेस को अपनाते हैं तो उससे मेजरमेंट जो होता है वो सही प्राप्त नहीं होता है। तो उसको सही करने के लिए मेनली 2 मेथड यूज में लाए जाते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड जिसे हम स्टीपिंग मेथड का यूज में लेते हैं और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे जो प्लम बॉब होता है उसकी सहायता से एक चैन को हमने हॉरिजॉन्टली लिया और प्लम बॉब को उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर कर देते उस पॉइंट को, फिर उस पॉइंट से हमने चैन को हॉरिजॉन्टली लिया और फिर उस प्लम बॉब की सहायता से दोबारा उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर कर देते हैं। इस सहायता से हम सारी जो स्लोपी ग्राउंड है उसकी लेंथ को मेजर कर लेते हैं। इसमें जो होता है जो मेजरमेंट किया जाता है चैन को यानी कि मेजर करते हैं वो कैसे लिया जाता है? ऊपर से नीचे की तरफ यूज में लाया जाता है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, इसमें हम डायरेक्टली किसका यूज करते हैं? फॉर्मूले का यूज। नेक्स्ट आ जाता है टेप करेक्शन। ये क्या होता है? चैन सर्वे करते समय बहुत बार जो होते हैं जो हम मेजर कर लेते हैं दूरी है वो सही प्राप्त नहीं होती है। तो उसको सही करने के लिए जो करेक्शन किए जाते हैं वो कौन से कहलाते हैं? टेप करेक्शन कहलाते हैं। तो जनरली जो करेक्शन किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ, करेक्शन फॉर टेम्परेचर, करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन फॉर सैग और लास्ट होता है करेक्शन फॉर स्लोप। सबसे पहले बात कर लेते हैं करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। इसमें क्या होता है कि जो हम सर्वे कर रहे हैं किसी चैन की सहायता से, अगर उसकी लेंथ जो होती है वो स्टैंडर्ड से कम या ज़्यादा है, टॉलरेंस के अलावा भी और भी ज़्यादा कम है, टॉलरेंस को हटाने के बाद भी वो उसकी लेंथ जो होती है वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही है, तो उससे हमें लेंथ जो होती है वो सही प्राप्त नहीं होती है। उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा करेक्शन करते हैं? करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है प्लस माइनस एल सी अपॉन में एल। वो क्या होता है? करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ बराबर प्लस माइनस एल सी अपॉन में एल। ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर। अगर
जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं किसी लेंथ का, अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे है, तो फिर जो चैन होती है वो बढ़ भी सकती है और सिकुड़ भी सकती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर यानी कि CT इज इक्वल टू अल्फा TM माइनस T0 इंटू में L। अल्फा क्या होता है, वो होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ मटेरियल। तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CT इज इक्वल टू अल्फा TM माइनस T0 इंटू में L। नेक्स्ट आ जाता है करेक्शन फॉर पुल एंड टेंशन। ये क्या होता है कि हम किसी दो पॉइंट के मध्य डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो एक तरफ से हमने ज़्यादा पुल लगा दिया, एक तरफ से कम लगा दिया, फिर बहुत ज़्यादा पुल लगा दिया, बहुत कम, यानी कि 8 किलोग्राम का हमारा स्टैंडर्ड पुल होता है, उससे ज़्यादा या फिर कम पुल लगा दिया, तो फिर डिस्टेंस जो होती है उसमें एरर आ सकती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, करेक्शन फॉर पुल या फिर टेंशन। उसका फॉर्मूला क्या होता है, CP इज इक्वल टू P माइनस P0 इंटू में L अपॉन में AE। क्या होता है, P माइनस P0 इंटू में L अपॉन में AE। नेक्स्ट आता है करेक्शन फॉर सैग। ये क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट करते समय सैग के इफेक्ट के कारण जो जो करेक्शन आता है वो हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव, और इफेक्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। इसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो हो जाता है माइनस W² L अपॉन में 24 N² P²। और लास्ट आ जाता है स्लोप करेक्शन। यदि हम कोई भी स्लोपिंग डिस्टेंस जो होती है उसको मेजर कर रहे हैं, तो उसके कारण जो होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है वो स्लोपिंग से ज़्यादा प्राप्त होती है, वो कम प्राप्त होती है, यानी कि स्लोपिंग डिस्टेंस जो होती है हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा करेक्शन करते हैं, करेक्शन फॉर स्लोप। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है L1 माइनस कोस थीटा, या फिर होता है H² अपॉन में 2L। तो ये हो गई बात टेप करेक्शन से। यहाँ से मेजरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या तो पूछ लेगा कि किस में करेक्शन पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, या फिर इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बात आते हैं टाइप्स ऑफ एरर इन लीनियर मेजरमेंट। तो सबसे पहले यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी हुआ है। वो कौन कौन सा है, सबसे पहले तो पूछ लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर इन लीनियर मेजरमेंट, यानी कि लीनियर मेजरमेंट में एरर कौन कौन सी हो सकती है। तो मेनली 3 एरर्स होती है, एक होती है कम्युलेटिव एरर या फिर सिस्टमेटिक एरर, दूसरी होती है कंपनसेटिंग या फिर एक्सीडेंटल एरर, और लास्ट होती है मिस्टेक्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कम्युलेटिव या फिर सिस्टमेटिक एरर। ये क्या होती है, ऐसी एरर जिनका इफेक्ट जो होता है सर्वे फील्ड में सेम डायरेक्शन और सेम साइल में सेम साइन जो होता है उसमें बढ़ता जाता है, तो उसे सिस्टमेटिक एरर के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, यानी कि कोई एरर अगर बढ़ती जा रही है तो पूरी पूरी मेजरमेंट में वो बढ़ती बढ़ती चली जाएगी, अगर घट रही है लेंथ तो वो पूरी पूरी लाइन में घटती घटती चल जाएगी। तो ये वाली एरर जो होती है सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। दूसरी आ जाती है कंपनसेटिंग एरर। ये क्या होती है, ऐसी एरर जिनका इफेक्ट जो होता है वो एक डायरेक्शन में सेम साइड में नहीं बढ़ता, अर्थात कभी तो कम होता है कभी बढ़ जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, कंपनसेटिंग एरर के नाम से जानते हैं। जैसे वेरिएशन इन पुल, यानी कि हमने एक लंबी लाइन को मेजर किया तो कभी हमने पुल को ज़्यादा, यानी कि टेप चैन जो होती है उसको कभी ज़्यादा खींच दिया कभी कम खींच दिया, तो उसके कारण जो एरर आती है वो कौन सी होती है, कंपनसेटिंग एरर आती है। और चौथी होती है मिस्टेक्स, यानी कि ये कोई हम लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारी मिस्टेक्स, यानी कि हमने रीडिंग सही नहीं ली, या फिर बीच में कोई पॉइंट जो हमने इंटरमीडिएट पॉइंट स्थापित किया था उसको हमने सही तरह स्थापित नहीं किया, उससे आगे या पीछे से डिस्टेंस मेजर कर ली, तो ये वाली एरर कौन सी कहलाती है, मिस्टेक्स। तो गाइस इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो होता है लीनियर मेजरमेंट वो कंप्लीट होता है। आई होप गाइस आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।